लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे। Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and this video is about the second part of NCERT highlight series। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं पूरी NCERT हाईलाइट कराऊंगी। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर से, एंड फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हो चुका है और आज सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सो अपनी अपनी NCERTs निकाल लो एंड लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो और अगर आपको पूरी ये सीरीज़ चाहिए तो इसका पूरा लिंक और एक प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने इस चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारा सेकंड टॉपिक 1.2। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। जैसे कि मैंने बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर दो गैमीट्स बनते ही बनते हैं। तो दो कौन से बनते हैं सबको पता है, एक मेल और एक फीमेल, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। ये इंपॉर्टेंट है। सेम इंडिविजुअल कब होता है, जब एक ही इंसान दोनों टाइप से गैमीट बनाता है। इसका एग्जांपल होता है टेप वॉर्म। टेप वॉर्म दोनों टाइप के गैमीट्स खुद से बनाता है, वो बाइसेक्सुअल होता है। जो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल सुना है ना, यूनिसेक्सुअल होते हैं जिनके पास एक ही टाइप का सेक्स होता है, और बाइसेक्सुअल उनके पास दोनों होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दोनों गैमीट्स खुद से बना लेते हैं। और डिफरेंट इंडिविजुअल्स जैसे कि हम, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, आपको पता है। ठीक है, ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है, दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब इन ये तो मेन यही चीज़ है कि मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट फ्यूज़ करके बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, विच डेवलप्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। जाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सबको पता है कि हमारा भी ग्रोथ सिर्फ एक जाइगोट से हुआ है, एक सिंगल सेल से हम इतनी बड़ी से इंसान बन जाते हैं। ठीक है, तो एक जाइगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इट इज़ एन एलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एलैबोरेट क्यों है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब देखो एक ह्यूमन बेबी का बनना वो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, और यही आप कंपेयर कर लो कुछ और, जैसे हाइड्रा को बडिंग करना, ये सब ईजी है फिर भी। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो पहले बर्थ में कितना, 1 मंथ पहले ये वाला सिस्टम बनेगा, फिर ये सिस्टम बनेगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, एंड स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लोली होता है। जैसे आप ह्यूमंस का भी देखो तो 9 मंथ्स लगते हैं एक नया इंडिविजुअल बनने में, तो मतलब है बहुत टाइम लगता है। बट एज़ कम्पेयर करो आप बाकियों से तो ऐसा नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, जैसे आप बडिंग, यीस्ट की बडिंग देखो, बिल्कुल वो ऐसा होता है कि 10 मिनट के लिए यीस्ट डाल दो तो पूरा वो ग्रो कर जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है, केक वेक, तो उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। ठीक है, वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग्स दैट आर नॉट आइडेंटिकल। देखो वेरिएशंस आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेरिएशंस होती हैं, और वेरिएशंस होने की वजह से वो नॉट आइडेंटिकल होते हैं, है ना। ठीक है, टू द पेरेंट्स और अमॉन्ग्स देमसेल्व्स। ठीक है, क्योंकि हर एक, आप अपने पापा जैसे नहीं दिखते या आप अपनी मम्मी जैसे नहीं दिखते, कुछ वेरिएशंस होती हैं क्योंकि। ठीक है, तो ये लाइन बता रही है। ठीक है, अ स्टडी ऑफ डाइवर्स प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी शोज दैट दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सरप्राइजिंगली दे शेयर अ सिमिलर पैटर्न। अभी ये कह रहे हैं प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी, ठीक है, ये कितने भी डिफरेंट हो मॉर्फोलॉजी में, दिखने में, अंदर से, फिजियोलॉजी से, कितने भी डिफरेंट हो, पर जिनका रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है ना, वो एक सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड है कि ऐसे ऐसे ही होता है तीनों इसमें। ठीक है, तो ये देखो, लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक, all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually। अब देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म, बच्चा तो रिप्रोड्यूस नहीं करता ना, बच्चे तो नहीं कर सकते रिप्रोड्यूस। एक सर्टेन एज जैसे हमारे में है कि गर्ल्स 13 या 14 पे उनका मेंस्ट्रुएशन फेज आता है, उसके बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो ये एक टाइम है जो फिक्स है, उसके बाद ही आपकी मेच्योरिटी, आपकी ग्रोथ इतनी हो जाती है कि आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाओ। ठीक है, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। जब आप बच्चे होते हो, जब आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो जुवेनाइल फेज होता है। ठीक है, पहले आपका बर्थ होगा, फिर आपका आएगा जुवेनाइल फेज, जो आपका बचपन का टाइम है।
जो सबका बहुत अच्छा होता है, उसके बाद से सारी दिक्कतें शुरू होती है, ठीक है। और इसे वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं प्लांट्स में, वेजिटेटिव जुवेनाइल स्लैश वेजिटेटिव, ठीक है, ये प्लांट्स में कहते हैं। इसके बाद, ठीक है, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। दिस फेज इज़ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब सबका अपना अपना, जैसे ह्यूमंस में 13-14 ईयर्स होता है, ठीक है, तो ऐसे ही हर एक प्लांट का भी अपना मेच्योरिटी टाइम होता है कि वो इतने टाइम के बाद से वो प्रोड्यूस करने लगता है फ्लावर्स, और जब से वो फ्लावर्स करने लग जाएगा तब से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने लग जाएगा, ठीक है। अब बर्थ के बाद क्या होता है? द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अब ये है मेन फेज, जब आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ये है इसका नेक्स्ट फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। इसके अंदर क्या होता है? आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हो, आप अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हो। कैन बी ईजिली सीन इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर, ठीक है। प्लांट्स में आपको कैसे पता लगता है कि वो रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं? जब उनमें फ्लावर्स ग्रो करते हैं, फ्लावर ही तो बाद में जाके फ्रूट बनते हैं, तो जब फ्लावर बनेगा तभी आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट दिस टू कम फ्लावर? देखो ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन के फॉर्म में छोड़ देती है, आएगा है नहीं ये आंसर, ये नहीं आने वाला, नीट में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर कहीं नहीं दिया एनसीईआरटी में। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर? अब वो ये पूछ रहा है आपसे कि जो इंटर फ्लावरिंग, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, वो हर साल फ्रूट्स, जैसे मैंगो का ट्री है, ठीक है, उसने गर्मियों में अपने मैंगोज ग्रो करे, फिर वो पूरे टाइम ऐसे ही रहता है, फिर वो नेक्स्ट ईयर ग्रो करता है, तो उसके बीच का जो पीरियड है उसे क्या बोलोगे आप? जुवेनाइल। वो दोबारा जुवेनाइल तो नहीं, वो है तो मैच्योर ही ना, पर उसका एक टाइम होता है जब वो ग्रो करता है, अपने मतलब फ्रूट्स ग्रो करता है, ठीक है, और वो है मैच्योर ही, तो इसका आंसर होगा मैच्योर, ठीक है। ये इंटर फ्लावरिंग पीरियड इज एब्सेंट इन पेरिनियल प्लांट्स, ये बताया गया। जैसे देखो, आपने एनुअल बायनियल सुना है? एनुअल क्या होता है? जैसे देखो, एनुअल वो होते हैं जो एक साल में एक बार, जैसे कोई क्रॉप है वो एक बार ग्रो करके फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, आपको सालों साल खुद ग्रो नहीं हो रही, तो वो एक ही बार ग्रो करता है। बायनियल एक साल में 2 बार ग्रो करते हैं, ठीक है। और पेरिनियल होते हैं जो ग्रो करते ही जाते हैं, जैसे कुछ ट्रीज़ हैं वो आप कितने साल बाद देखोगे वो बढ़ ही रहा है ना, जैसे मैंगो है वो कितने टाइम तक चलता ही चला जाता है। पर कोई क्रॉप ले लो आप, उसकी जैसे आलू की एक क्रॉप फार्म है जैसे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो एक बार ग्रो कर जाएगा, उसके आप हटा दोगे उसे, तो उसके बाद वो दोबारा, तो आप वहाँ से आलू बिना कुछ करे नहीं, आपको दोबारा सीड्स डालने पड़ेंगे, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। तो ये होता है एनुअल, बायनियल और पेरिनियल का डिफरेंस। तो यही बताया हुआ है कि पेरिनियल के अंदर पता क्या होता है? इंटर फ्लावरिंग पीरियड एब्सेंट होता है, मतलब जो बीच का फ्लावर करने का पीरियड है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली हर साल ग्रो करते ही जा रहे हैं ना, तो उनके अंदर ऐसा कोई पीरियड नहीं होता, ठीक है। ऑब्जर्व अ फ्यू trees in your area, do they flower during the same month year after year? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit is seasonal? Are there some plants that grow throughout the year and some others that show seasonal flowering? ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि वो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, ऐसे भी फ्लावर्स जो ये करते हैं या फिर ऐसे, ठीक है। तो प्लांट्स, द एनुअल्स एंड द बायनियल्स शो क्लियर कट डिवीजन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्ट। अब देखो, जो एनुअल, जो एक बार ही फ्लावर करते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर टोमेटो की कोई क्रॉप है, किसी की भी कोई क्रॉप है, तो उसके अंदर आपको साफ पता लगेगा, जब तो उसके फ्लावर्स नहीं आए उससे पहले वाला वेजिटेटिव है, जब उसके फ्लावर आ गए तो उसका रिप्रोडक्टिव फेज है, और उसके बाद वो डाई कर जाएगा, वो उसका सेनेसेंस फेज है, ठीक है। बट इन पेरिनियल स्पीशीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइंड दीज फेजेस। अब ये देखो, कोई ट्री है, जैसे पाइन ट्री है, जो पहाड़ों में पेड़ होते हैं, वो ग्रो करते चले जाते हैं, करते चलते हैं, आपको पता है कि वो कब फ्लावर कर रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता लगता, तो वहाँ पे इंटर फ्लावरिंग पीरियड बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है, या फिर ये सारे फेजेस का डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, देखो, अनयूजुअल फ्लावरिंग पैटर्न्स किसके किसके होते हैं, ठीक है। रुको मेरे को हाइलाइटर चेंज कर लें तो, हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने मार्क नहीं कर रखा, मैंने यहाँ पे मार्क इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने साइड में स्पेशली अलग से लिखा है इसे, ठीक है। बैम्बू स्पीशीज़ सबसे पहले, ठीक है, अनयूजुअल फ्लावरिंग पैटर्न में, ठीक है। बैम्बू स्पीशीज़ में क्या होता है? फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली 50 to 100 ईयर्स, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। बैम्बू स्पीशीज़ क्या करते हैं? अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावर करेंगे, और कब करेंगे? 50 से 100 साल बाद करेंगे, और बहुत सारे सीड्स बनाएंगे और फिर मर जाएंगे, बस एक ही बार फ्लावर करेगा,
50 से 100 साल बाद करेगा और एक बार ही सीड्स बहुत सारे बनाकर मर जाएगा, ठीक है, बस यही करता है ये। सेकेंड, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, ये एक स्पेशल टाइप का बैम्बू प्लांट है। देखो यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि जब बैम्बू के बारे में पूछा तो स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना के बारे में, वो भी देखो एक बैम्बू ही है पर उसके लिए एनसीईआरटी ने अलग से बताया है, ठीक है। या नीला कुरंजी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है, ठीक है। फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, देखो ये मरता नहीं है, ये 12 साल में एक बार ही फ्लावर करता है बट उसके बाद दोबारा करेगा, ये मरता नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों बैम्बू, वहाँ पे सिर्फ बैम्बू की स्पीशीज़ के बारे में लिखा है जनरल, और ये एक बैम्बू की स्पेशल स्पीशीज़ है, ठीक है। फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स एंड लास्ट फ्लावर कब हुआ था, ये सितंबर अक्टूबर 2006। अब देखो एनसीईआरटी अपडेट तो होती ही नहीं है, चली आ रही है सदियों से चली आ रही है, तो ये 2006 लिखा हुआ है। अब इसमें जोड़ लो कि अगर वो 12 साल बाद इसने दोबारा करा होगा ना फ्लावर, तो कितने हुए, 2006 प्लस 12 ईयर्स दोबारा कर दो तो ये कितने हो गए, 8। 2018 में दोबारा फ्लावर किया होगा, जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो a few plant exhibit unusual flowering phenomena, some of them such as bamboo species flowers only once in their lifetime, ठीक है, generally after 50 to 100 years produce large number of fruits and die. Another plant, दूसरे प्लांट के बारे में है ये, 52, सारे बच्चे बस 12 साल पे मार के आ जाते हैं बैम्बू के नाम सुन के, 50 साल से 100 साल भी अगर बैम्बू की बात की है तो, ठीक है। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना नीला कुरंजी फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। एज मेनी ऑफ यू वुड नो दिस फ्लावर ड्यूरिंग लास्ट सितंबर अक्टूबर टू 2006, ठीक है, लास्ट कब फ्लावर हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, अगर आपको ना पता हो तो, इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ, कौन से स्टेट्स लिखे हैं, लर्न कर लो, कभी कुछ भी पूछ सकता है एनटीए, आप स्टेट्स तीनों याद कर लो, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है। केटी की ऐसे कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर लो, ठीक है, बट याद कर लो। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ब्लू स्ट्रेचेस होते हैं, ब्लू, ठीक है, ब्लू स्ट्रेचेस, जब वो फ्लावर करता है तो जिसके फ्लावर्स पूरे वो करते हैं ना, वो ब्लू कलर के होते हैं, तो जो पूरा वहाँ पे एरिया, जो पूरी वैली होती है ना, वो ब्लू कलर की दिखती है, तो उसे ब्लू स्ट्रेचेस कहते हैं। एंड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, ठीक है। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। अब देखो एनिमल्स में क्या होता है, अभी तक तो प्लांट्स की बात हो गई, जो जुवेनाइल फेज होता है फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रायर टू एक्टिव। अब देखो जैसे हम रिप्रोडक्टिव फेज में जाने से पहले हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, आपने पढ़े होंगे जो चेंजेस प्यूबर्टी से पहले आते हैं, वो चेंजेस वही होते हैं जो रिप्रोडक्शन से पहले आपके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे गर्ल्स के केस में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है एंड मतलब प्यूबिक हेयर्स आते हैं, बॉयज़ के केस में बियर्ड, मुस्टाचेस और ये एडम्स एप्पल, ये सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल के केस में क्या होता है, जुवेनाइल फेज के बाद एक मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं एक्टिव रिप्रोडक्शन बिहेवियर से पहले, ठीक है, ये जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। एंड द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है, तो सबको पता है वेरिएशन है भाई, हमारी धरती पे बहुत वेरिएशन है, ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। ये देखो ये वही सारे हैं जो मैंने बताया अभी आपको, प्यूबर्टी पे क्या क्या होता है, ये वही चेंजेस है, ठीक है। अमॉन्ग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर और इट इज़ सीजनल फिनोमिना। बताओ, बर्ड्स पूरे साल अंडे देती हैं या फिर सीजनल होता है, बताओ, एग्जाम्पल्स बताओ। देखो अब जो पूरे सीजनल होती है ना, ये नॉर्मल बर्ड्स होती हैं, बट जो हमारी पोल्ट्री फार्म्स में होती हैं वो तो सीजनल नहीं होती हैं। अंडे तो सीजनल नहीं मिलते ना आपको, हर टाइम मिलते हैं अंडे तो क्योंकि वो पोल्ट्री में वो उसको यूज़ ऐसे ही करते हैं कि आप वो पूरे टाइम अंडे देती हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब खाना भी तो खाना है ना, तो वो काम भी तो होगा ही ना उससे, ठीक है। तो व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स। बताओ, फ्रॉग्स आपने देखा जब बारिश का टाइम होता है, हमारे तो स्कूल में मुझे याद है कि जब बारिश होती थी तो इतने सारे फ्रॉग्स ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं ना ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब इतना ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वो उनका वही टाइम है, वो उनका फेवरेबल टाइम है जब उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है। ये लोग करते ही ऑटम के रेनी सीजन के टाइम पे, ठीक है। ऐसे लिजर्ड का भी होता है,
ठीक। यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर, मैं बोला नेचर में जो नेचुरली बर्ड्स रहती हैं, लेज एग्स ओनली सीजनली ही अंडे देती हैं वो। बट हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी मतलब पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अब ये तो है ही, हम ह्यूमन से किसको नहीं छोड़ा है, बताओ किसको नहीं छोड़ा है, सबको तो बर्बाद करना ही है हम लोगों को। ठीक है, देखो हम इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं, इनको पूरे साल ग्रोथ करा के इनके अंडों की, क्योंकि पूरे साल नहीं करते ये। ठीक है। The females of placental mammals exhibit cyclic changes in the activity of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. अब देखो जो प्लेसेंटल मैमल्स है, प्लेसेंटल मैमल्स मतलब जो प्लेसेंटा वाले, जो मैमल्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो पाउच्ड मैमल्स होते हैं, जो कंगारू है सब। पाउच क्या होता है, उनके यहाँ पे पाउच सा होता है ना, फिर वहाँ पे जो ग्रो करता है। बट एक हम होते हैं जहाँ अंदर ग्रो करता है इंसान की, फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हर साल मतलब हर मंथ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं ह्यूमंस के केस में। ठीक है, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि प्लेसेंटल मैमल्स की, बट जो प्लेसेंटल मैमल्स नहीं हैं उनमें क्या होता है, जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं, देखो प्राइमेट्स वो होते हैं जो जैसे हम, एप्स, मंकी, जो भी हमारे आसपास के पूर्वज हैं जानवरों में, हमारे पूर्वज क्या है, मंकी, ये सब ही हैं। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज, शीप, रैट्स, डॉग्स। अभी आप इसको नहीं, इस बात याद कर लो कि जो प्राइमेट्स होते हैं ना, वो होते हैं जो 2 लेग्स पे चलते हैं। ठीक है, 2 पैरों पे चलते हैं जो। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मंकी, एप्स और ह्यूमंस। और हम सब में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, इनका एग्जाम्पल है काउ, शीप, रैट्स, ये सब। ये 4 लेग्स पे जो चलते हैं। ठीक है, इनके अंदर होता है इस्ट्रस साइकिल। इनके साइकिल कहते हैं इस्ट्रस साइकिल, इसे याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स लाइक काउ, शीप, रैट्स एक्सेट्रा, सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज estrous cycle, while in primates, monkeys, apes and humans, it is called as menstrual cycle. Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase and therefore called seasonal breeders. अब देखो कुछ mammals क्या करते हैं, उनका ना एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो उसी टाइम पे ग्रो करते हैं, मतलब उसी टाइम पे वो लोग रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो वो होते हैं सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है, वो अपने सीज़न के हिसाब से करते हैं। जैसे ह्यूमंस, हम सीजनल ब्रीडर्स नहीं हैं, हम कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स हैं। देखो सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स। ह्यूमंस कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं, हम कभी भी चाहे तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हर मंथ में। ठीक है, बट जो सीजनल होते हैं उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है, वो उसी टाइम पे करते हैं। ठीक है, many other animals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders. ठीक है, जैसे कि humans, birds in captivity और यहाँ पे birds और frogs normally. ठीक है, we all grow if we live long enough is something that we recognize. But what is meant by growing old? देखो हम सारे ग्रो कर रहे हैं, सबको मरना है एक टाइम पे, बट साइंटिफिक तौर पे आप कब बताओगे कि आप ग्रो कर रहे हो? जब आपको ये पता लगेगा कि आप, मतलब आपको कैसे पता है कि हाँ आप ओल्ड हो गए हो, या फिर एज से नहीं पता लगता ना, एक हमें एक चीज़, कोई डिफरेंस बताना है जिसको देख के पता लग रहा हो कि हाँ ये इंसान ओल्ड हो चुका है। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर। जब इंसान का रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाए, जैसे गर्ल्स में भी क्या होता है कि जब 45 to 50 की एज आती है ना, तो आपका मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ह्यूमंस उसके बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस और 40-45 के बाद तो ये भी हो जाता है कि आप अगर बर्थ दे भी रहे हो एक बेबी को, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एक पैरामीटर है। उसके बाद आपकी सेनेसेंट एज आने वाली है, आपका रिप्रोडक्टिव फेज नहीं चल रहा है, तो ये एक पैरामीटर है जिससे आपको ये पता लगेगा कि हाँ अब मतलब किसी की भी डेथ या फिर किसी का भी लाइफ स्पैन का एंड होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, देयर आर concomitant changes in the body like slowing of metabolism. ये एक सेकेंड पॉइंट है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। क्या लिखा है ये,
कॉन्कोमिटेंट चेंजेस, इसे कहते हैं नेचुरली अकरिंग चेंजेस। देखो मैंने मतलब भी लिख दिया है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। अब यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, ये देखो कहाँ गया, रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद आता है सेनेसेंस फेज, और उसके बाद आ जाएगी डेथ। ये पूरा आपका है सारे चेंजेस जो आते हैं एक इंसान की बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ से इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस, ठीक है। अब जो भी ये फेज़ है इनके बीच का जो ट्रांजिशन है वो कौन गवर्न करता है? हार्मोन्स, ठीक है। बॉडी के हार्मोन्स ये सब रेगुलेट करते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, हार्मोन से निकलते हैं ना आपकी बॉडी में, तभी तो सारे चेंजेस आते हैं, खुद से नहीं आते, ठीक है। इंटरैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा। रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को कौन से 2 फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं? ये आपको अगर क्वेश्चन की फॉर्म में मैं बना के दे दूँ ना तो किसी को इसका आंसर नहीं आएगा। रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस आर रेगुलेटेड बाय, इसका फर्स्ट पॉइंट है हार्मोन्स, सेकंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। ये ऐसे से क्वेश्चन हैं जो आपको निकालने हैं खुद से एनसीईआरटी की लाइन से। जो पहली बार पढ़ रहा है ना वो नहीं निकाल पाएगा। जब हमने इतनी बार पढ़ लिया ना तो हम इन सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये इसका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। बिहेवियरल एक्सप्रेशंस, ठीक है। इवेंट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अब इवेंट्स क्या क्या आते हैं? आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी ऑल सेक्शुअली reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity, even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different. देखो मेच्योरिटी अटेन करने के बाद जितने भी सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक ना फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है। बेशक उनका स्ट्रक्चर जो रिप्रोड्यूस करने का है वो अलग होता है, बट जो फंडामेंटली ना जो प्रोसेस है, जो एक क्राइटेरिया है जो फॉलो होता है वो सेम होता है, वो सबके लिए सेम होता है, ठीक है। द इवेंट्स ऑफ सेक्शुअल जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन है वो सब में होता है, ठीक है। द इवेंट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दो आर एलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स बट फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस सब में सेम फॉलो होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज बाय, अब देखो इसका अब आपको वो पता लगेगा प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है? फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, ठीक है। अब इसी को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फॉर कन्वीनियंस। देयर दी सब sequential events may be grouped into 3 distinct stages, namely pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. First, second and third, ठीक है। प्री-फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फर्स्ट इसका, ठीक है। अब प्री-फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुआ उससे पहले क्या होंगे? सबसे पहला होता है गेमीटोजेनेसिस, पहली बात गेमीट्स बनेंगे और फिर गेमीट्स ट्रांसफ़र होंगे। ये 2 इसके पॉइंट्स हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? देखो सबसे पहला है इसका पार्ट प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसके अंदर भी सबसे पहले क्या होगा? गेमीटोजेनेसिस, पहले गेमीट्स तो बनेंगे उसके बाद ही तो फ्यूजन होगा, और सेकंड होगा गेमीट ट्रांसफ़र। वो गेमीट्स अब पास में आएंगे तभी तो वो फ्यूज़ करेंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स। दीज इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, ठीक है। द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गेमीटोजेनेसिस एंड गेमीट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब यहाँ से गेमीटोजेनेसिस, ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट कंट्री, ठीक है। अब गेमीटोजेनेसिस, एज यू ऑलरेडी अवेयर गेमीटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गेमीट, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो गेमीटोजेनेसिस क्या होता है? देखो मैंने कितनी गंदी कर दी कॉपी ये वाली, ठीक है। गेमीटोजेनेसिस होता है
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गेमीट्स। जब गेमीट्स का मतलब गेमीट्स बनते हैं मेल और फीमेल, गेमीट्स आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है एन। हम जो है पूरा एक इंडिविजुअल जो होता है ना वो 2n होता है। और वो 2n आता कहाँ से? एक n आता है मतलब आपके मदर से और एक n आता है आपके फादर से, और आपका जो फ्यूजन होता है n+n, तो फिर वो 2n बनता है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल 2n होता है, पर जो गेमीट होता है वो हमेशा n होता है। n मतलब हैप्लॉइड और 2n मतलब डिप्लॉइड, ठीक है। n इज़ हैप्लॉइड, 2n इज़ डिप्लॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होते हैं जैसे गेमीट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ गेमीट्स, ठीक है। आइसोगेमीट्स ऑफ क्लैडोफोरा एंड एल्गा, ये एक एल्गी होती है, ठीक है। आइसोगेमीट्स मतलब जब गेमीट्स का सेम साइज होता है, ठीक है, तो उन्हें आइसोगेमीट्स कहते हैं। हेट्रोगेमीट्स जब उनका साइज डिफरेंट होता है, ठीक है। अब ये देखो, सिमिलर इन साइज एंड आर मोटाइल लिखा भी हुआ है मैंने, ये देखो इनका फ्लैजिला है ना, तो ये मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये हेट्रोगेमीट्स ऑफ फ्यूकस हैं, ये क्लैडोफोरा है, आपको ये पता होना चाहिए डायग्राम से कि ये किसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। एंड ये हेट्रोगेमीट्स ऑफ होमोसेपियंस, ह्यूमन बींग्स, ये स्पर्म है, ठीक है, एंड ये ओवा है, ठीक है, ये सबको पता ही है, ठीक है। अब in some algae the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female। जैसे कि algae में ये देखो बिल्कुल डिट्टो सेम है, आप बता ही नहीं सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। पर ह्यूमंस के केस में तो आप बता सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको स्पर्म पता है अलग दिखता है और जो ओवा होता है वो अलग दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे बट आपके लिए कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है। दे आर हेंस कॉल्ड होमोगेमीट्स और आइसोगेमीट्स, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? होमोगेमीट्स कहते हैं या आइसोगेमीट्स कहते हैं, जो एल्गी या इसके जिसके सिमिलर होता है ना उनको कहते हैं, ठीक है। इन अ मेजॉरिटी ऑफ सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स द गेमीट प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टाइप्स। अब देखो जो मेजॉरिटी है सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग की वो हेट्रोगेमीट्स होते हैं, मेल अलग दिखता है फीमेल का गेमीट अलग दिखता है, जैसे कि हम, फॉर एग्जाम्पल हम, ठीक है, हेट्रोगेमीट्स। In such organisms, the male gamete is called as antherozoid or sperm and the female is called as egg या फिर ova, female के gamete को। अब sexuality in organisms, sexual reproduction in organisms generally involve the fusion of gametes from two different individuals, but this is not always true, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि मैंने आपको इसका एक्सेप्शन बताया जो कि टेप फॉर्म होता है, उसके अंदर दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स नहीं होते हैं, एक ही इंडिविजुअल होता है। फ्यूजन टेक्स प्लेस बट बोथ गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट ही सब करता है, ठीक है। फ्रॉम योर कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडीड इन क्लास 11 कैन यू आइडेंटिफाई, ये वही बोल रहा है आपको, मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बता दिया, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ देगी पर आपको आंसर नहीं बताएगी। पता नहीं क्यों एनसीईआरटी को ढंग से नहीं लिखा जाता, इतनी बुरी तरीके से लिखते ही हैं एनसीईआरटी को कि समझने वाला पागल हो जाएगा, ठीक है। प्लांट्स मे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन सेम प्लांट। अब ये देखो, ये आपकी टर्म्स आई, बायसेक्सुअल, जब एक ही प्लांट में बोथ सेक्सेस हों तो उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल जब एक डिफरेंट प्लांट्स पे हो, मतलब दोनों सेक्सेस एक प्लांट पे एक ही सेक्स हो, ठीक है। अब इन सेवरल फंगी एंड प्लांट्स टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनेशियस आर यूज्ड टू डिनोट बाइस। अब देखो इसी बाइसेक्सुअल को ना और भी टर्म्स है, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्सेस एक ही उस पे हैं, ठीक है। अब इसी को आप मोनोशियस कंडीशन भी कहते हैं, जब दोनों सेक्सेस एक ही प्लांट पे ग्रो करते हैं, और इसको होमोथैलिक भी कहते हैं। तो ये सारी टर्म्स एक, अब इसमें ना होमो हेट्रो में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, आपको ये याद रखना है, होमो मतलब एक जैसा, एक ही पे दोनों, ठीक है, ऐसे। तो थोड़ा अजीब है लर्न करने के लिए। मोनोशियस में मोनो का एक मतलब निकलता है, बट एक ही प्लांट पे दो ग्रो करता है, मतलब इस कंडीशन को तो साथ में याद कर लो कि इन तीनों का मतलब सेम होता है। और यूनिसेक्सुअल, डायोशियस एंड हेट्रोथैलिक का मतलब सेम होता है, ठीक है, इसे लर्न कर लो। एंड हेट्रोथैलिक, डायोशियस आर द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। In flowering plants, the unisexual male flower is called staminate and bearing stamens, while the pistil, अब देखो अगर
आप यूनिसेक्सुअल की कंडीशन की बात करो, जब एक ही प्लांट होते एक ही सेक्स होता है, तो अगर उसके ऊपर मेल फ्लावर है तो उसे स्टैमिनेट कहते हैं उस, और अगर फीमेल है तो उसे पिस्टिलेट कहते हैं। ये टर्म याद रखना है कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, इसे मोनोशियस कहते हैं, ये मैंने अभी बता ही दिया। और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल्स तो उसे डायोशियस कहते हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोशियस प्लांट्स आर कुकरबिड्स एंड कोकोनट्स एंड डायोशियस। अब इन एग्जाम्पल्स को तो बिल्कुल घोल के पी जाओ, इसमें तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप एग्जाम्पल्स छोड़ दो। एग्जाम्पल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल होता है कुकुरबिटा, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट, ठीक है। सी से याद रख लो, मोनोकॉट्स सी, ठीक है। डायोशियस, देखो आप ऐसे याद रख लो कि मोनोशियस सी और डायोशियस का डी है ना, तो डी से ही डेट पाम आएगा। और याद रखना कि इसमें अलग अलग नाम है, डेट पाम और फिर लास्ट के देखो डायोशियस प्लांट, तो पी से फिर पपाया, ठीक है, ऐसे याद कर लो। और मोनोशियस में डबल सी, ठीक है। नेम द टाइप्स ऑफ गेमीट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। सीधी सी बात है, स्टेमिनेट है मतलब वो स्टेमन वाला है, तो इसमें क्या बनेगा गेमीट, मेल गेमीट बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, फीमेल गेमीट बनेगा, ठीक है। बट वॉट अबाउट एनिमल्स, आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज आइदर मेल और फीमेल, यूनिसेक्सुअल, और आर देयर स्पीशीज विच पोजेसेस बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स। अब ये तो आपको पता लग गया प्लांट्स के एग्जाम्पल कि कौन मोनोशियस होता है कौन डायोशियस है। अब हम आते हैं अब ह्यूमन्स के ऊपर, मतलब एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर यू प्रोबेबली कैन मेक अ लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। देखो, अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, लीच बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं आपको बाइसेक्सुअल एनिमल्स के एग्जाम्पल लिखवाऊँ जिनके पास दोनों सेक्स एक ही उसमें बॉडी में होता है, तो अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, लीच। और अगर मैं यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल आपको लिखवाऊँ तो कॉकरोच, यहाँ पे दिया हुआ है। बस इस बुक में इतने ही दिए हुए हैं आपको, मतलब इतने ही लर्न करने जितने एनसीईआरटी ने दिए हैं। यहाँ देखो, दैट पोजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हर्माफ्रोडाइट्स। अब बाइसेक्सुअल एनिमल्स के लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। जब एनिमल्स के केस में दोनों के दोनों इंडिविजुअल्स, दोनों के दोनों गेमेट्स एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं, तो उसे हर्माफ्रोडाइट कंडीशन भी कहते हैं। और कॉकरोचेस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। तो कॉकरोचों के ऊपर तो पूरी कहानी पढ़ोगे आप 11th के ऊपर, ठीक है, तो ये तो आप भूल सकते ही नहीं हो, ठीक है। अब सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। गेमीट्स इन ऑल हेड, थोड़ा स्पीड में नहीं हो रहा है बट मैं देखो मैं नहीं चाहती कि टाइम वेस्ट हो, मैं ऐसे कर सकती हूँ, आपसे फालतू बात भी कर सकती हूँ, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, बट टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आपको अच्छे से मतलब बिल्कुल एक एक लाइन समझनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा मजाक मस्ती, अभी थोड़ा मेरे को भी टाइम लगेगा, मेरी भी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा फॉर्म में आने के लिए, बट आ जाऊँगी मैं, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Cell division during gamete formation. Gametes in all heterogametic species are of two types, namely male and female. Gametes are haploid, though the plant parent body from which they arise may be either haploid or diploid. अब देखो, gametes तो haploid ही होते हैं। gametes जो हैं वो हमेशा N ही होता है, बट जिस पेरेंट बॉडी से वो ग्रो कर रहा है वो N भी हो सकती है और 2N भी हो सकती है। अगर वो 2N है तो वो मियोसिस के थ्रू गेमीट बनाएगी, अगर वो N है तो वो माइटोसिस के थ्रू बनाएगी। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस होता है जब आप 2N से मतलब N से N ही बना दो, और मियोसिस होता है जब आप 2N से N बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है अगर हैप्लॉइड पेरेंट है N वाला तो वो माइटोसिस करेगा और सेम गेमीट बना देगा, N से N ही बना देगा। बट अगर आपका डिप्लॉइड पेरेंट है 2N तो वो मियोसिस करके N बनाएगा, ठीक है। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। देखो ना, 2N से N हो गया, और माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है, इक्वली रहा। A haploid parent produces gametes by mitotic division. Does this mean that meiosis never occurs in organisms that are haploid? नहीं, उनमें भी meiosis होता है। Carefully example the flow charts, जो आप अगर प्लांट किंगडम में देखोगे ना तो लास्ट में alternation of generation में 3 डायग्राम बने हुए हैं।
वहाँ पे दिखा रखा है कि मियोसिस होता है, उन ऑर्गेनिजम्स में भी होता है. Several organisms belonging to Monera, fungi, algae, bryophytes have haploid plant body. अब ये याद करो, Monera, fungi और algae, bryophytes, मतलब प्लांट किंगडम के शुरू के दो, और Monera, fungi, इन सब के अंदर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, ठीक है. बट इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू पेटेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ह्यूमन बींग्स, द पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉयड. इसे याद कर लो, कौन हैप्लॉयड होता है, कौन डिप्लॉयड होता है, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल्स में लिख के याद कर लो, ठीक है. इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस, द रिडक्शनल डिवीजन, हैज़ टू अकर इफ अ डिप्लॉयड बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमीट्स, ठीक है. तो रिडक्शन डिवीजन शो करना ही पड़ेगा ना जब आपकी बॉडी में 2n से n बनाना है. अब देखो ये दिया हुआ है अर्थवॉर्म के बारे में. अर्थवॉर्म होता है बाइसेक्सुअल, यहाँ पे भी आपको पता लग रहा है, ठीक है. यूनिसेक्सुअल कॉकरोच का डायग्राम है. कॉकरोच के ऊपर तो आप पूरी कहानी पढ़ोगे, ठीक है. ये वाला डायग्राम, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे इतना ज़्यादा मॉड्यूल में भी क्वेश्चन आता है. यहाँ पे पता है क्या है, अगर आप न्यूक्यूल और ग्लोब्यूलियस का नाम है, अगर इसको आप नहीं भी लर्न करो, ये एनसीईआरटी में नहीं भी दिया हुआ, यहाँ पे पता है क्या पूछते हैं. यहाँ पे देखो दिया क्या है, ओगोनियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन. अब आपसे पता है पेपर में क्या पूछ लेंगे, ये पोजीशन पूछ लेंगे आपसे कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो ऊपर होता है या नीचे होता है. अब अगर आपको डायग्राम नहीं आता तो आप ये नहीं बता सकते क्योंकि टेक्स्ट में नहीं दिया है. ये आपको खुद देखना है कि जो oogonia है वो ऊपर है, ठीक है. ये क्या होता है, अपर साइड पे होता है. इसे तो रट लो, इससे क्वेश्चन आता ही आता है और ये बहुत कंफ्यूज करता है पेपर में कि ये अपर साइड होता है. और जो एंथ्रीडियम मेल गैमीट है वो नीचे की साइड रहता है. अगर आपको न्यूक्यूल और ग्लोब्यूली इनका नाम याद करना है तो ये भी लर्न कर लो, ठीक है. कुछ नहीं जाता है, इतना आप कर सकते हो लर्न, ठीक है. अब ये है कौन सा प्लांट है, ये है कारा बोलते हैं, चारा बोल लो, कारा बोल लो, जो बोलना बोल लो, ठीक है. मोनोशियस प्लांट होता है. दोनों मोनोशियस क्यों, क्योंकि ये देखो ना दोनों गैमीट्स एक ही प्लांट में, ठीक है. मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी कौन सा है, ग्रीन एल्गी, ठीक है. क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गी का पार्ट है ये, ठीक है. एनुअल प्लांट किंगडम में आप पढ़ोगे, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर. यह डायोशियस प्लांट मार्केंशिया. मार्केंशिया किसका पार्ट है, ब्रायोफाइट्स का पार्ट है. ब्रायोफाइट्स आप जब वो पढ़ोगे ना प्लांट किंगडम, तो वहाँ पे सेम डायग्राम दिया भी हुआ है. या आर्केगोनियोपोर और ये एंथ्रीडियोपोर. एंथ्रीडियो मतलब ये वाला मेल है और ये फीमेल है. इसमें पता है कैसे याद रख लो, फीमेल को फ्लावर्स पसंद होते हैं ना, तो जिसके ऊपर फ्लावर है वो फीमेल है और जिसके ऊपर ऐसे ही घास टाइप का कुछ है वो मेल है, ठीक है. मैंने तो ऐसे ही याद करा हुआ है. और यहाँ पे दिया हुआ है देखो, जो ई वाला डायग्राम है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ स्वीट पोटैटो. अब आपको यहाँ पे पता है, किसी ने अगर ये नीचे से नहीं पढ़ा तो उसे बस ये पता लगेगा कि ये स्वीट पोटैटो है, उसे ये नहीं पता लगेगा कि स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है. तो यहाँ से ये आपकी एक इन्फॉर्मेशन डिराइव होती है कि स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल होता है. ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है. अब देखो, क्रोमोसोम नंबर्स एंड मियोसाइट्स, डिप्लॉयड, गैमीट्स एंड हैप्लॉयड, ठीक है. मियोसाइट क्या होता है, सबसे पहली बात, मियोसाइट होता है गैमीट मदर सेल. गैमीट मदर सेल मतलब जिस सेल से गैमीट बनता है उसे गैमीट मदर सेल कहते हैं. जैसे फीमेल्स में oogonia से बनता है, मेल्स के अंदर स्पर्मेटो वाली जो होती है ना, स्पर्मेटोगोनिया, उससे बनता है. तो ये होती है हमारी गैमीट मदर सेल, गैमीट की मदर सेल जो गैमीट बनाती है. गैमीट की माँ कौन है, ठीक है, वो होती है मियोसाइट्स, ठीक है. अब ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएट्स बाय मियोसिस करके, वो डिफरेंट. अब यहाँ पे देखो ये पूरा चार्ट दिया है, ये पूरा आपको लर्न करना है. यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये पूरा लर्न करना है. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमंस का, ठीक है. मैं बताती हूँ, आप इसको पता कैसे याद कर लो. ह्यूमंस का हो गया 8. फ्रूट फ्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चैप्टर 5 में दिया हुआ है. आप ये याद कर लो, फ्रूट फ्लाई का 8 है, हाउस फ्लाई का 12 है, इसके आसपास ही है ना. और ऐसे याद कर लो, डॉग, कैट और रैट का याद कर लो. डॉग का 78, कैट का 38 और रैट का 42. इन तीनों को साथ में याद कर लो, ठीक है. और फियोग्लॉसम ऑफ फोन, इसके बहुत ज़्यादा नंबर है, इससे याद कर लो. बटरफ्लाई इंपॉर्टेंट है और बाकी ये सारे प्लांट्स हैं. देखो इन सबको आपको लर्न करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, सब लर्न करना पड़ेगा. इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है. ये है आपकी मियोसाइट जो 2n वाली स्टेज है. अब इसी का हाफ n, अगर आप कोई भी एक लर्न कर लोगे तो आपको ये तो अपने आप ही लर्न हो जाएगा ना. 46 का हाफ है, ये 12 का हाफ है, 42 का हाफ है. तो कोई एक चीज़ लर्न कर लो, दूसरी अपने आप लर्न हो जाएगी, ठीक है. अब इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मियोसाइट गैमीट मदर सेल अंडरगो मियोसिस
At the end of meiosis, only one set of chromosomes gets incorporated into each gamete. In diploid organisms, special cells called myocyte gamete mother cells undergo meiosis. ये meiosis show करती हैं और उसके बाद जो होता है 2n से n बनाती हैं और वहाँ से आपका रिप्रोडक्शन का गेमीट्स बनेंगे तो वहाँ से आगे जाके रिप्रोडक्शन होगा. एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गेमीट. क्योंकि देखो 2n है, उसमें से वो n बनेगा तो एक ही गेमीट का सेट उसके पास आ पाता है. ठीक है. केयरफुली स्टडी द टेबल एंड फिल दिस. इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ मियोसाइट्स एंड गेमीट्स? हाफ होते हैं. ठीक है, ये डिफरेंस है कि उनका नंबर हाफ होता है. अब देखो अब क्या क्या बचा है. गेमीट ट्रांसफ़र, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, थोड़ा चैप्टर बचा है. इसके लिए एक क्लास और ले लेती हूँ फिर मैं. ठीक है. गेमीट ट्रांसफ़र से नेक्स्ट क्लास होंगे, इसके 3 पार्ट्स होंगे इस चैप्टर के. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो तुम अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि NCERT से निकाल के कोई कंटेंट मतलब ऐसे बिल्कुल लाइन नहीं समझाता कोई. ठीक है. सो बाय बाय.